नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में समास से संबंधित आपके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आज हम ले रहे हैं समास। सबसे पहले अपने को ये देखना कि कोई भी अगर हम टॉपिक लेते हैं तो उसका अर्थ क्या, शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जब हम देखते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। और अगर हम देखें जब समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त है तो इसका विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम होता है आपके व्यास। तो समास का मतलब संक्षिप्त और समास का विलोम हो गया व्यास। व्यास यानी विस्तृत। अब अगर हम समास का अगर संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद होता है आपके सम प्लस आस। सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से। अगर हम देखें सम का अर्थ क्या है, तो सम का अर्थ क्या हुआ, अच्छी तरह से। और आस यानी बैठना। आस का अर्थ हो गया बैठना। तो अगर हम इस विच्छेद के आधार पर अगर हम इस समास का अर्थ लें, परिभाषा लें, तो इसका अर्थ अच्छी तरह से बैठना। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा कि किसका अच्छी तरह से बैठना, वर्णों का, शब्दों का, पदों का, वाक्यों का। तो इसका सही उत्तर होगा आपके पदों का, शब्दों का। तो शब्दों का अच्छी तरह से। अब अगर प्रश्न आए कितने शब्दों का, तो आपको बताना दो या दो से अधिक, कि दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो एक तो ये ध्यान देना कि समास में शब्दों का मेल होता है, न कि वर्णों का मेल होता है। और कितने शब्दों का, तो आपको बताना दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब आपकी प्रश्न आता है कि भाई समास कितने प्रकार का होता है। तो अगर ऐसे प्रश्न आए कि समास कितने प्रकार के, तो आपको बताना समास 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी में अपने 6 प्रकार है। अगर संस्कृत में ये प्रश्न आए तो अपन उसमें 4 लिखते हैं, जबकि हिंदी में अपने को कितने लिखने हैं, 6। तो लिखिएगा समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के। ये अपन कह सकते हैं ये 6 प्रकार हो गए। अब 6 प्रकार। एक और ध्यान देना, अगर आपसे ऐसे पूछे कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के, तो वहां 4 बताना। और वैसे सामान्य तो प्रश्न आए कि समास कितने प्रकार के, तो क्या बताओगे, 6 प्रकार। अब 6 प्रकार कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 लिखिएगा अविभाव समास। अविभाव समास। नंबर 2 है, इसका भी एक निश्चित क्रम है, तत्पुरुष समास। तीसरा लिखना कर्मधारय। चौथा आपके होगा द्विगु समास। 5वां द्वंद्व समास। और जो छठा है आपके बहुव्रीहि।
ये 6 प्रकार हो गए। तो अगर ऐसा प्रश्न आए कि समास कितने प्रकार के, तो आप क्या बताओगे? समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अविभाव, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय, नंबर 4 द्विगु, नंबर 5 द्वंद्व और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। अब हम 1 नंबर सबसे पहले शुरुआत करते हैं अविभाव। तो आप लिखिएगा अविभाव समास। अविभाव समास। अब आप लोग देखना, इसको समझने की कोशिश करना। अविभाव में 2 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। अब अगर कोई समास करें तो पहले तो उसकी परिभाषा और दूसरी उसकी होती है पहचान। तो हम सबसे पहले लेते परिभाषा। तो अगर परिभाषा पूछे ना, तो आपको बताना कि जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद, तो जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो, तो इस समास में पूर्व पद आपके क्या होगा? प्रधान होगा। प्रधान का अर्थ है कि जो अर्थ बताने, दोनों पदों में अर्थ बताने में जो सक्षम होता है ना, उसको प्रधान कहते हैं। तो पहला पद क्या हो? प्रधान होना चाहिए। ये तो हो गई आपकी इसकी परिभाषा। दूसरा, इसमें इसकी पहचान क्या है? तो जैसे पूर्व पद प्रधान है ना, इसके साथ ही पहला पद अव्यय होना चाहिए। तो अगर पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद है वो संज्ञा होता है, तो भाई इसमें आपको एक तो ये ध्यान देना कि इसमें पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। और अव्यय आप जानते हैं अ का अर्थ होता है नहीं और वे का अर्थ होता है परिवर्तन। तो जिन शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो उसे अव्यय कहते हैं, जो उपसर्ग टाइप होते हैं। तो एक तो इनमें परिवर्तन नहीं होता और यही प्रधान होता है। अब आप देखो कि कौन कौन से अव्यय है जो पूर्व पद के रूप में आते हैं अविभाव समास में। तो पहले इसकी जानकारी लेते हैं। अब देखो, एक तो आ है, उप है, अति है, यथा है, यावत है, निर है, बा है, बे है, भर है। ये कुछ अव्यय उपसर्ग है। और जिस समास में अगर देख लेना, अगर किसी शब्द में अगर ये पहले रूप में आए, पहले पद के रूप में आए, तो निश्चित रूप से वहां समास कौन सा होगा? अविभाव समास होगा। अब देखो, जैसे आपकी शब्द आए आमरण। अब जैसे इस शब्द को आपने देखा तो आपको पहला, जिसमें 2 पद होते हैं, तो देखो पहला पद आ है और ये आ अव्यय है, दूसरा मरण है। अब इसमें अर्थ देने में कौन सा पद सक्षम है? आ है। ये आई है ना, अर्थ दे रहा है, मरण अर्थ नहीं दे रहा है। मरण को नियंत्रित कौन कर रहा है? आ कर रहा है। तो आ मरण का अगर हम समास विग्रह करें तो होता है मरण तक। तो ये आ तक अर्थ दे रहा है, इस पूरे पद को नियंत्रित कर रहा है। आ मरण, मरण तक। अगर आपकी शब्द आए यथाशक्ति,
अब यहाँ दो पद है, एक यथा और एक शक्ति। तो सबसे पहले हमने जैसे यथा देखा समझ गए इसमें समास कौन सा, अविभाव समास है। अब यहाँ शक्ति अर्थ नहीं दे रहा, शक्ति को नियंत्रित कौन कर रहा है, इस पद को नियंत्रित यथा कर रहा है, यथा शक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। तो ये अनुसार अर्थ यथा दे रहा है, तो समास विग्रह हो गए आपके शक्ति के अनुसार। अगर आया आपके उपस्थिति या उपस्थित, ऐसा शब्द आया उपस्थित, उपस्थित, तो आपने उप नोट किया, समीप स्थित। अब यहां उप जो अर्थ दे रहा है समीप, तो समीप स्थित, ये समास विग्रह हो गया, समीप स्थित। अगर आपके शब्द आए बेईमान, ऐसा अगर आपके शब्द आए बेईमान। अब देखो पूर्व पद बे है और दूसरा पद ईमान है। अब अर्थ कौन दे रहा, ईमान नहीं दे रहा है, बे दे रहा है। तो बे का अर्थ बिना, बिना ईमान के या ईमान रहित, बिना ईमान के या ईमान रहित। अगर आपके शब्द आए बाकायदा, बाकायदा, तो पूर्व पद बा है, तो बाकायदा अर्थात कायदे के साथ, बा का अर्थ साथ, कायदे के साथ, बाकायदा। देखो मैं कुछ शब्द देता हूं, आप लोग करने की कोशिश करना, बाद में बताऊंगा। जैसे शब्द आए नियंत्रण, शब्द आए आबाल वृद्ध, शब्द आए निपुता, शब्द आए अनुगंग, शब्द आए अनुशासन, शब्द आए बेधड़क, और शब्द आए आपके भरपेट। ये कुछ मैंने आप लोगों को शब्द दिए, इसका समास विग्रह करने की कोशिश करें। पहले तो इस शब्दों को ध्यान से देखना, देखते ही आपको मालूम पड़ जाता है कि इसमें पूर्व पद अव्यय उपसर्ग है, इसका मतलब अव्ययभाव समास है। नियंत्रण, नियंत्रण का क्या किया, नी का अर्थ या पूर्णतः, तो आपको बताना पूर्णतः यंत्रण, ये समास विग्रह हो गया, पूर्णतः यंत्रण, नियंत्रण। अब निबंध आए तो पूर्णतः बंद, नियम आए तो पूर्णतः यम। जैसे शब्द आया आबाल वृद्ध, तो यहां अब जो आ है वो अर्थ दे रहा है बाल से लेकर वृद्ध तक। तो समास विग्रह क्या करेंगे, आपको बताना है बाल से लेकर वृद्ध तक।
बाल से लेकर वृद्ध तक। इसी प्रकार अगर आपके शब्द आए आपाद मस्तक, तो पाद से लेकर मस्तक तक ये अर्थ हो रहा है। निपूता, ये आपके निपूता शब्द है, ये देखो ऐसा शब्द है निपूता। तो निपूता का हो गया आपके पूत रहित। पूत रहित। अगर आया आपके निकम्मा तो काम रहित। अगर आए निगोड़ा तो घोड़ा रहित, पैर रहित, निगोड़ा। अनुगंगा, अगर शब्द आए अनुगंग शब्द आए तो यहां अनु का जो अर्थ है वो समीप अर्थ होता है। तो गंगा के समीप, गंगा के समीप। अगर आपके शब्द आए अनुहरि तो हरि के समीप, बिल्कुल आप सही बता रहे हो, हरि के समीप। अनुशासन तो शासन के साथ। तो इसका आप क्या करोगे, शासन के साथ या शासन के पीछे, अनुशासन। बेधड़क तो बिना धड़कन के, बिना धड़कन के या धड़कन रहित, इसका समास विग्रह हो सकता है। भरपेट, बिल्कुल सही बताया आपने, एकदम सही बताया, पूत रहित। और ये देखो भरपेट, भरपेट का होता पेट भरकर, पहला भर है ना, तो आपके हो गया पेट भरकर। अगर आए भरसक तो शक्ति भर। तो एक नंबर, इसके 2-3 नियम काम करते हैं इसमें। पहला मैंने आपको अव्ययभाव समास में ये बताया कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वहां समास कौन सा होगा, अव्ययभाव। दूसरा देखो, इसमें जो दूसरा नियम काम कर रहा है वो उसको भी ध्यान से देखना। दूसरा इसमें आपके ये नोट करना आपके कि अविभाव समास में अगर आपको ऐसे अगर शब्द नजर आए, नगर नगर या गांव गांव या पल पल या साथ साथ या धीरे धीरे, कोई भी। अब इन शब्दों को देखने में आपको क्या नजर आ रहा, देखते क्या नजर आ रहा, क्या आपको समझ रहे हो कि एक जैसे दो शब्द है वो एक जैसे साथ में लिखे हुए। अब एक जैसे अगर दो शब्द साथ में आए तो भी समझ लेना कि वहां समास कौन सा होगा, अविभाव समास होगा। नगर नगर, तो नगर नगर में आप बताना कि प्रत्येक नगर या नगर नगर में, तो ये समास विग्रह हो गया। प्रत्येक नगर, हर नगर, प्रत्येक नगर या नगर नगर में, कुछ भी इसका हम समास विग्रह कर सकते हैं। जैसे गांव गांव आए तो गांव गांव में या प्रत्येक गांव, हर गांव, ये समास विग्रह। पल पल तो हर पल, प्रत्येक पल या पल पल में। साथ साथ यानी साथ साथ में। तो अगर आपके ये नगर से नगर नहीं होगा, प्रत्येक नगर या नगर नगर में आप कर सकते हो। अब आपको ये दूसरा इसको याद रखना,
तो ऐसे कोई भी एक जैसे दो अगर संज्ञा शब्द साथ में अगर आए और आपको पूछे कि इसमें समास कौन सा होगा, तो आपको बताना अविभाव समास। तीसरा इसमें देखो, तीसरा अविभाव समास में आपको ये नोट करना है कि अगर एक जैसे दो शब्द अगर साथ में आए और उनके बीच में अगर आपको म नजर आए, अगर उनके बीच में ही नजर आए, अगर उनके बीच में भी नजर आए, तो भी समझ लेना कि समास कौन सा होगा, अविभाव समास होगा। जैसे अगर आपके शब्द आए भागम भाग, शब्द है भागम भाग। अब देखो दो है, भागना भागना, उसके बीच में म है, भाग भाग के बीच में म है ना, तो यहां भी एक जैसे दो शब्द है, उसके बीच में अगर आपको म नजर आए तो समास कौन सा बताओगे, अविभाव। ऐसे भागम भाग है, जूतम जूत है, खुल्लम खुल्ला है, जैसे ही आए, जैसे काम ही काम, अब अगर एक काम ही काम, दो एक जैसे काम और काम बीच में क्या नजर आए आपको, ही, तो यहां भी आपको क्या बताना है, अविभाव समास, काम ही काम। जैसे भी है, तो अगर आप क्या है, या भी यहां छोड़ देना, या न करो न, जैसे आप क्या है, कभी न कभी, ये लिखना, न नजर आए दो शब्दों के बीच। अब ये जो तीन मैंने आपको बताया, एक म, ही और न, तो यहां भी आपको बताना एक जैसे शब्दों के बीच में अगर नजर आए ना, जैसे भागम भाग, तो इसका समास विग्रह होगा निरंतर भागना। निरंतर भागना। अगर आए जूतम जूत, तो निरंतर जूते मारना। अगर आए खुल्लम खुल्ला, तो पूर्णतः खुल्ला। अब अगर आपकी शब्द आ गया काम ही काम, तो इसका आपको समास विग्रह करना है केवल काम। केवल काम। अगर आपके आए कि नाम ही नाम, तो केवल नाम। अगर आपके आए रुपया ही रुपया, तो केवल रुपया। नाम ही नाम, केवल नाम। तो इसको याद रखना। तीसरा है आपके न, तो अगर आपके जैसे मैंने यहां लिखा कभी न कभी, तो होगा निश्चित कभी। इसका समास विग्रह क्या होगा, निश्चित कभी। ठीक है। अगर आपके आए कुछ न कुछ, तो निश्चित कुछ। किसी न किसी, तो निश्चित किसी। कोई न कोई, निश्चित कोई। बिल्कुल विकास जी आपने एकदम सही बताया, कुछ न कुछ इसका होगा आपके निश्चित कुछ। और कैलाश जी आपका भी सही है, अगर आए कभी न कभी, तो निश्चित कभी। ये आपका तीसरा। अब अविभाव में चौथा नियम देखिए अपन। ये तीन बातें आप समझ गए होंगे। तो अविभाव में आपको जो चौथी बात समझनी है वो ये है आपके कि अगर एक जैसे
दो शब्द साथ आए और आकर के नया पद बनाए। जैसे अगर देखो शब्द है बात और बात, ये बात बात एक जैसे शब्द है। अब जब हम बात बात अगर हम बात करते हैं तो इससे एक नया पद बनता है जो अवयव अपने आप में पूर्ण अवयव बन जाता है, और वो शब्द बनता है बातों बात, है ना। एक जैसे दो शब्द है बात बात, और ये मिलकर के एक नया पद बना दिया, और वो पद क्या हुआ? बातों बात। अब ये पूरा पद क्या है? अव्यय है। जब ये पूरा पद अव्यय बन जाता है तो समास कौन सा होगा इसमें? तो इसमें भी आपके समास होगा अविभाव समास, अविभाव समास इसमें भी। अब इसका समास विग्रह क्या करेंगे? जैसे बातों बात आ गया, तो बातों बात का मतलब बात ही बात में, बात ही बात में, ये समास विग्रह हो गया, बात ही बात में। अगर आपके शब्द आए हाथों हाथ, हाथों हाथ शब्द आए, ये देखो आपके चल नहीं रहा है, हाथों हाथ, तो हाथों हाथ एक जैसे शब्द है और इसका समास विग्रह होगा हाथ ही हाथ में। अगर आए दिनों दिन, दिनों दिन आए तो दिन के बाद दिन, और ये देखो बिल्कुल आपने एक सही पूछा पुष्पा जी ने कि बीचों बीच, तो बीचों बीच में भी आपको ये देखना है कि ये आपके बीच बीच शब्द है, तो बीचों बीच का बीच ही बीच में या बीच बीच में कुछ भी कर सकते हो, तो ये एक जैसे शब्द है। सालों साल आए, कानों कान आए। अब एक और ध्यान देना, ऐसे एक शब्द आता है आपकी धड़ाधड़, कौन सा शब्द है? अब अगर आपके शब्द आ गया धड़ाधड़, तो यहां भी एक जैसे दो है ना धड़धड़, तो इसका भी जो समास विग्रह क्या होगा? सोचो, थोड़ा चिंतन करो। धड़ के बाद धड़ होगा या धड़धड़ में होगा, क्या होगा बताओ? बिल्कुल सही बताया, धड़ाधड़ का होगा धड़धड़ के साथ, धड़धड़ के साथ। अब धड़ के बाद धड़नी, तो अगर ऐसे कोई शब्द आए तो उसका आप वाक्य प्रयोग करके भी समास विग्रह कर सकते हो। जैसे खटाखट शब्द आए, खटाखट, खटाखट है, जैसे आपने लिखा। अब ये खटाखट का क्या करोगे? तो खटखट के साथ, खटाखट का क्या होगा? खटखट के साथ। जैसे पुलिस वाले खटाखट आए, तो आपको बताना है खटखट के साथ। तो इस प्रकार भी अगर आपको कोई शब्द नजर आए, बिल्कुल आप लोगों ने काफी सही बता रहे हो। तो देखो, पहली बात आपको मैंने बताई कि जिस शब्द में पहला पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो, तो वहां समास कौन सा होगा? अविभाव। दूसरा आपको इसमें मैंने क्या बताया था कि अगर एक जैसे दो शब्द साथ में आए तो वहां भी समास कौन सा होगा? अविभाव। अगर एक जैसे शब्दों के बीच में म है, ही है, न है, ऐसे भी अगर कोई आए तो समास कौन सा होगा? अविभाव। उसके बाद चौथी बात मैंने बताई कि अगर एक जैसे दो शब्द साथ में आए और आकर के अगर नया पद बनाए तो बने वाला पद भी क्या होगा? अव्यय होगा, और वहां भी अव्ययभाव समास होगा।
अब आप पांचवी बात देखो, पांचवी इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बात है, तो लिखिएगा अविभाव समास में पांचवी। तो ऐसे आप जो शब्द बता रहे हो बिल्कुल आप एकदम सही बता रहे हो। अब पांचवा में इसमें आपको क्या ध्यान देना, इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें अपन कई बार भूल जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि इसमें अगर पूर्व पद संज्ञा हो, पहला पद अगर संज्ञा है और दूसरा पद यदि अव्यय आए, तो भी कई बार यहां अविभाव समास होता। अब ये अव्यय पहले नहीं आ रहा है, अब कहां आ रहा है, दूसरे पद में आ रहा है, मगर अर्थ तो कौन दे रहा है, अर्थ तो अव्यय वही देगा। जैसे इसमें कौन कौन से अव्यय ऐसे, तो आपको बताना है कि अर्थ है, अनुसार है, भर है, उपरांत है और पूर्वक। ये कुछ अव्यय ऐसे हैं कि अगर द्वितीय पद में आए, उत्तर पद में भी आए और पहला पद भले ही संज्ञा हो, तो समास कौन सा होगा, अव्यय होगा। अब देखो एक नंबर अपन ले रहे हैं सबसे पहले अर्थ, तो आप भी उतारो अर्थ, ये साफ कर दूं मैं, लिख लिया आपने अर्थ, अनुसार, भर, उपरांत और पूर्वक। अब हम सबसे पहले ले रहे हैं अर्थ। अर्थ जैसे आपके शब्द आए सेवार्थ, अब देखो पूर्व पद सेवा और द्वितीय पद क्या आ रहा है, अर्थ, और अर्थ क्या है, अव्यय। तो यहां भी आपके अव्ययभाव समास होगा। तो सेवार्थ है, ज्ञानार्थ है, धर्मार्थ है, प्रयोजनार्थ है, उपयोगार्थ है, कुछ भी ऐसे शब्द दे सकते, अव्ययभाव समास होगा। अब सेवार्थ, अब समास विग्रह क्या होगा, सेवा के लिए, बिल्कुल भरत जी ने आपने सही बताया, सेवार्थ इसका क्या होगा, सेवा के लिए। ज्ञानार्थ, ज्ञान के लिए, आपने योगेश जी ने आपने भी सही बताया, ज्ञानार्थ ज्ञान के लिए। अगर धर्मार्थ आए, धर्म के लिए, प्रयोजनार्थ प्रयोजन के लिए, और उपयोगार्थ अगर आए तो आपको क्या बताना है, उपयोग के लिए। तो जितने भी मैं आप देख रहा हूं, आपके उत्तर देख रहा हूं, बिल्कुल आप सही बता रहे हो कि इस रूप में अगर कोई आपके शब्द आए तो इस प्रकार आप समास विग्रह कर सकते हो। दूसरा देखो, तो अर्थ, दूसरा क्या था, अनुसार, तो दूसरा ले अपन अनुसार। ये अनुसार हो गया। अब ये अनुसार भी अगर द्वितीय पद में अगर आए तो भी आपको बताना कि कौन सा होगा, अविभाव। जैसे अगर आपके आए कथनानुसार, तो आप भी नोट करते रहे, पहले एक शब्द लिख देता हूं, कथनानुसार। संधि का भी ध्यान देना, यहां दीर्घ संधि हो रही सब में। अब कथनानुसार, तो समास विग्रह क्या करोगे, कथनानुसार। कर्ण सिंह जी बिल्कुल सही बता रहे हो, कथन के अनुसार। कथन अनुसार आए तो इसका क्या करोगे आप, कथन के अनुसार। अब ऐसे आपको कुछ शब्द दे रहा हूं, देख
अब देखो एक शब्द आपको पूछा आप में से कि तदनुसार, तदनुसार, तो तदनुसार का क्या करेंगे अपन? संधि विच्छेद क्या होगी? तत् प्लस अनुसार, तत् यानी उसके, तो उसके अनुसार, उसके अनुसार। अगर कथनानुसार आए तो कथन के अनुसार, विनोद जी ने पूछा भी था, कथनानुसार, कथन के अनुसार, पदानुसार, पद के अनुसार, नियमानुसार, नियम के अनुसार, धर्मानुसार, धर्म के अनुसार, योग्यता अनुसार, योग्यता के अनुसार। तो इस प्रकार अगर आपकी कोई अनुसार वाला भी कोई शब्द दिखाई दे तो आप बता देना समास कौन सा होगा? अविभाव समास। ठीक है। तीसरा देखो, तो एक तो हो गया अर्थ, दूसरा अनुसार, तीसरा है आपके भर। ये भर, अब भर में आपको बताना कि अगर आपकी आए कि जीवन भर, एक आपको पहले समझा देता हूं फिर आपसे ही पूछूंगा। अब जीवन भर, या देखो भर है ना द्वितीय पद में, तो जीवन भर का समास विग्रह क्या होगा? पूरा जीवन। पूरा जीवन, जीवन भर। इसी प्रकार अगर आए वर्ष भर, वर्ष भर आए तो क्या करोगे? पूरा वर्ष। सप्ताह भर आए, पूरा सप्ताह। दिन भर आए, बिल्कुल दिन भर, रात भर, उम्र भर, खूब बढ़िया बढ़िया आप में से भी बता रहे हो। तो पूरा दिन। रात भर आए तो क्या करोगे? रात भर। तो रात भर यानी पूरी रात। क्या बताओगे? पूरी रात। तो ये रात भर भी है। तो इस प्रकार कोई भी शब्द आए तो ऐसे पूरा है, पूरी है, जैसे देख लेना। अब रात स्त्रीलिंग है ना तो पूरी रात, दिन पुल्लिंग है ना तो पूरा दिन। इस प्रकार खूब सारे उम्र भर आए तो आप बता देना पूरी उम्र। ठीक है। चौथा, तो आपकी मैंने एक तो अर्थ, अनुसार, भर, फिर उपरांत। चौथा लिखो उपरांत। उपरांत। उपरांत में पहले मैं आपको एक शब्द देता हूं, फिर तीन आपको करना है। तीन ऐसे शब्द दे रहा हूं जिसमें संधि का भी ध्यान देना। तो आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं कि ऐसे भी आते हैं कि किस शब्द में संधि भी है और समास भी है, तो उसका भी ध्यान देना। ऐसे उपरांत आया। अब उपरांत आया कि विवाह उपरांत, ऐसे शब्द आए विवाह उपरांत। तो विवाह उपरांत का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? विवाह उपरांत, विवाह के उपरांत, विवाह के उपरांत, ये सही है। अब अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भाई विवाह उपरांत में संधि कौन सी है, तो बताओ कौन सी संधि है? विवाह उपरांत। मुकेश जी, बिल्कुल गुण संधि। संधि कौन सी इसमें? गुण संधि। एकदम सही बताया आप। समास विग्रह संधि विच्छेद क्या होगा आपके? विवाह प्लस उपरांत, और वो मिलके ओ हो जाता है।
विवाह के उपरांत। नरेंद्र सिंह जी आपने भी सही, बिल्कुल। अब ये तो आपने बता दिया, अब 2-3 शब्द में और दे रहा हूं, उसमें भी संधि भी पूछूंगा, इसलिए ध्यान देना। जैसे अगर आपके शब्द आए मृत्यु उपरांत, एक आए तदुपरांत, और एक आए जन्मो उपरांत, ये 3 शब्द दे रहा हूं। अब देखो इसका संधि विच्छेद भी करना आपको, और समास तो करना ही है। कोशिश करो। देखो पहले ये देखो मृत्यु उपरांत, ये सही लिखा है या गलत लिखा मैंने? ये जो मैंने शब्द लिखा ना मृत्यु उपरांत, ये सही है या गलत है? सही शब्द है, ये भी ध्यान देना। ये जो आप बता रहे ये गलत है। ये ऐसे, ये अगर मृत्यु उपरांत ऐसे अधिकतर लिखते हैं ना, ये शब्द क्या है आपके? गलत है। शुद्ध शब्द यही मृत्यु उपरांत है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्यु प्लस उपरांत, ये है। ऊ और ऊ मिलके क्या हो गया? दीर्घ हो गया। अब बताओ मृत्यु उपरांत के क्या होगा? मृत्यु के उपरांत या मृत्यु के बाद? मृत्यु के उपरांत या मृत्यु के बाद, ठीक है। बाद उपरांत एक की बात है। संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। अब जैसे आए तदुपरांत, इसका क्या करोगे? तदुपरांत, बिल्कुल ये तत् प्लस उपरांत है, तत् प्लस उपरांत, ये व्यंजन संधि, तत् प्लस उपरांत। तत् आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था, तत् का अर्थ उसके, ये तद गलत है विपिन जी जो आप बता रहे हो। तद उपरांत तद नहीं, तत् है, तो उसके उपरांत। तो तदुपरांत का संधि समास विग्रह क्या होगा? उसके उपरांत, उसके उपरांत होगा, और व्यंजन संधि हो गई। जन्मो उपरांत अगर आए तो संधि विच्छेद क्या होगा? जन्म प्लस उपरांत, और ऐसे जन्म के उपरांत या जन्म के बाद। ये आप लोगों ने, अधिकतर विद्यार्थियों ने सही बता रहे हैं। इसमें एक दो जो गलती कुछ विद्यार्थी कर रहे हैं वो तत् और तद की कर रहे हैं, तो उसमें आपको देखना कि तत् ही बताना, वो त है वो द में बदल जाता है, ठीक है। तो आपकी ये चौथा हो गया उपरांत। अब अगला लिखिएगा पूर्वक। जन्म उपरांत बिल्कुल सही, गुण संधि है ना, जन्म प्लस उपरांत। देखो 4 बता दिए मैंने, अर्थ, अनुसार, भर, उपरांत, और 5वां है पूर्वक। पूर्वक, अब पूर्व का क्या करोगे? जैसे एक शब्द मैं आपको पहले समझा रहा हूं, शब्द आए ध्यान पूर्वक, शब्द आए ध्यान पूर्वक। तो ध्यान पूर्वक का अगर हम समास विग्रह करें, पहले तो समझ लिए पूर्वक आते ही समझ लिए समास कौन सा होगा? अव्ययभाव। अब इसका समास विग्रह करना होगा तो क्या करेंगे? ध्यान के साथ, है ना, ध्यान पूर्वक यानी ध्यान के साथ। अपन कहते हैं ना भाई ध्यान पूर्वक कार्य करना चाहिए, तो अर्थ क्या निकला है? ध्यान के साथ। इसी प्रकार यदि आए कुशल पूर्वक, तो लिखो पहले कुछ शब्द कुशल पूर्वक। तो कुशल पूर्वक का क्या होगा?
कुशलता के साथ। नियम पूर्वक अगर आए तो क्या होगा? नियम के साथ। सावधानी पूर्वक आए, ऐसे शब्द आए सावधानी पूर्वक, तो आप क्या बताओगे? सावधानी के साथ। तो मैंने आज अविभाव समास विशेष करके ध्यान देना, अधिकतर विद्यार्थी इसमें ही इसको समझते हैं कि ये सबसे कठिन है, इसका समास विग्रह क्या करें, ये कैसे किया जाता है। तो कुछ नहीं, सबसे बढ़िया इसकी पहचान है, आपको ध्यान देना है। मैंने आपको आज 5 बातें इससे संबंधित बताई, वापस एक बार आपको दोहराना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने बताया कि भाई जिस समास में पूर्व पद, पहला पद क्या हो? प्रधान हो। प्रधान का अर्थ है कि जो अर्थ देने में सक्षम हो। दूसरा, इसकी पहचान क्या बताई कि जिसमें पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो, उपसर्ग वाले कुछ शब्द हो, तो समझ लेना कि समास कौन सा? अविभाव। और दूसरा पद, द्वितीय पद जिसको अपन कहते हैं उत्तर पद कहते हैं, वो संज्ञा शब्द होना चाहिए। इसके बाद मैंने इससे संबंधित 5 बातें बताई थी। तो पहली बात तो भाई जिस समास में पहला पद अविभाव समास हो वह अविभाव समास। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर एक जैसे 2 शब्द साथ में भी आए, अगर एक जैसे शब्दों के बीच में म है, न है, ही आए, या एक जैसे शब्द साथ में आकर के नया पद बनाए, वहाँ भी समास कौन सा होगा? अविभाव समास। और एक मैंने जो महत्वपूर्ण बात बताई थी अंत में कि अर्थ अनुसार, भर, उपरांत और पूर्वक, ये अगर उत्तर पद में भी आए तो वहाँ भी समास कौन सा होगा? आपके अविभाव समास होगा। तो मुझे आशा है कि आज जो मैंने समास में 1 नंबर पहला समास अविभाव समास, और आप भी ध्यान देना, अगर आपको प्रश्न भी आ जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो आपको हिंदी में 6 ही प्रकार बताना है। परंतु यदि प्रश्न आए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के, तो आप बताना कि 4 प्रकार के होते हैं। फिर आगे और करेंगे। बहुत ही आनंद आया आप लोगों के साथ, और मुझे आशा है कि इससे आपको ज़रूर फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.